नमस्कार, मैं तुफैल सिद्दीकी। आज मेरे साथ हैं विकासनगर सिविल न्यायालय में प्रैक्टिसरत अधिवक्ता कुमारी प्रतिमा जी। प्रतिमा जी, आपका बहुत स्वागत है। और मैं जानना चाहता हूं कि आप अधिवक्ता के क्षेत्र में, फील्ड में कैसे आए, आपकी पढ़ाई लिखाई की स्थिति, आपके परिवार की स्थिति, थोड़ा सा इन सब बातों के बारे में बताइए जी। पढ़ाई लिखाई मेरी बेसिकली कुछ मेरी ऋषिकेश से हुई है। कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा ताल्लुक तो यूपी से है, बिजनौर से। अच्छा, यूपी बिजनौर से हैं। जी हाँ। और थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए वहाँ से जी। मेरा ताल्लुक बेसिकली बिजनौर से है क्योंकि मेरे फादर वहीं के हैं। और फिर मेरे फादर क्योंकि सर्विस में रहे हैं, सिंचाई विभाग मेट पद पर रहे हैं वो, तो किस जगह थे? पहले बिजनौर में कार्यरत थे जी। फिर उसके बाद उनका ट्रांसफ़र होता रहा जगह जगह, तो इसलिए फिर हम बेसिकली ऋषिकेश ट्रांसफ़र हो गए थे। तो वहाँ से मेरे 10th एजुकेशन कंप्लीट हुई है। फिर उसके बाद फादर का जो ट्रांसफ़र हुआ वो यहाँ विकासनगर क्षेत्र में डाक पत्थर हो चुका था, तो फादर को फिर यहाँ ट्रांसफ़र होना पड़ा। तो वहाँ से सारा हम आप सब लोग भी साथ यहाँ पर परिवार सहित हमें शिफ्ट हो चुके थे। तो फर्स्ट इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई मेरी बेसिकली यहीं से हुई थी। किस साइड से पढ़ाई किया? मैंने कॉमर्स साइड से मैंने एजुकेशन करी है कंप्लीट। तो आपने सोचा हुआ था कि आपको अधिवक्ता बनना है, या आपके परिवार में किसी ने आपको पहले से कहा हुआ था, बताया हुआ था, या घर वाले, जैसे हम सुनते हैं कि माता पिता या परिवारजन चाहते हैं कि हमें अपने बच्चे को ये बनाना है, ये बनाना है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि हम 4 बहन भाई हैं और जो मेरे फादर हैं वो भी सर्विस में रहे हैं, तो इतना ऐसा गाइडेंस मुझे मिला नहीं। और क्योंकि उनके ऊपर ऐसा भार था कि 4 बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार को पालने का भार ज़्यादा है। बिल्कुल। और इतनी सैलरी नहीं होती थी कि वो सभी एजुकेशन को, मतलब हर कोई मदर फादर बच्चे को अच्छा ही शिक्षित करना चाहेगा। बट शिक्षा आपने प्राइवेट स्कूल से लिए या सरकारी? मैंने सरकारी से लिए कुछ, और फिर बाकी 10th फर्स्ट इंटर मेरी प्राइवेट हुई। अच्छा। ग्रेजुएशन मैंने यहीं करी है। कुल मिला के पहले से सोचा हुआ नहीं था कि आपको अधिवक्ता बनना है? ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे को अधिवक्ता बनना है। कब आपके दिमाग में ये बात आई कि अधिवक्ता बनना है और लॉ की पढ़ाई करनी है? एक्चुअली कोई गाइडेंस करने वाला तो ऐसा था नहीं कि मेरे को आगे करना क्या है, फ्यूचर में क्या करना है। बस पढ़ रहे थे आप? जी हाँ। और क्योंकि थोड़ा सा बैकवर्ड और थोड़ा मध्यम वर्ग के होने की वजह से भी इसमें दिक्कत आती है अक्सर। तो क्या होता है कि मध्यम वर्ग में क्या होता है कि बेटी ने 12th कर लिया, बेसिकली लड़कियों के लिए क्या होता है कि 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उनकी शादी कर दी जाए। तो ऐसा प्रस्ताव भी मेरे जीवन में काफ़ी आए हैं। तो बट क्या हुआ कि मैंने ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट करी तो मुझे थोड़ा पढ़ने का बहुत शौक था। उन प्रस्तावों को कैसे रोकते थे आप? थोड़ा इसमें मेरी मदर का बहुत सहयोग रहा है। वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालने देते थे? हाँ, मदर ने कहा कि वो चाहते थे कि आप पढ़ें। जी हाँ, क्योंकि पूरी फैमिली में क्या था, मतलब कहा जाए तो कोई खानदान में जो हमारे है कोई एजुकेटेड नहीं है। तो देखने की बात है कि एक ऐसे परिवार से जहाँ बहुत सारे लोग अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए, उसमें एक, जैसे आप आज अधिवक्ता हैं और अच्छे तरीके से आप काम कर रही हैं, तो बहुत प्रसन्नता की बात है, गर्व की बात है आपके परिवार के लोगों के लिए। क्योंकि जो मेरी मदर है वो बिल्कुल अनएजुकेटेड है, बिल्कुल पिताजी छाप है वो। लेकिन मेरी मदर का इतना सहयोग रहा मेरे जीवन में कि वो उत्साहित करती थी कि नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना, मतलब। लेकिन मिडिल क्लास में क्या होता है कि पैसों की प्रॉब्लम। हाँ, पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझसे बड़े भैया हैं, उन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है, तो वही पैसों की प्रॉब्लम, वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो वो उसी टाइम वो एज ए कंपनी में चले गए। मैंने वो घर का हाथ बटाने में उन्होंने अपना सहयोग देना शुरू कर दिया। फिर उनकी शादी हुई, वो अपनी फैमिली में सेटल हो गई। लेकिन पापा पे जो बर्डन रहा है, लेकिन मेरे को वो देख के लगता था कहीं ना कहीं मैं थोड़ा कम कर सकती हूँ। आपके दिमाग में ऐसा आता था कि कुछ पढ़ लिख के आप कुछ ऐसा बन जाएं, कुछ जीवन में करें ताकि घर का हाथ बटा सकें, पिताजी का सहयोग कर सकें। तो आज तो आपके पिताजी को बहुत खुशी होती होगी? बिल्कुल, पूरी फैमिली को होती है। और जब मैंने इंटर की तो मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के थोड़ा मैं अपना ड्रेस का, कपड़ों का, और आर्थिक स्थिति में आप योगदान देने लगे थे। क्या बात है। किताबों का खर्चा निकालने लगी थी। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा फ्रेंड सर्कल थोड़ा, मतलब जो दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे रहे,
तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, अच्छा, उन्होंने वैसे मेरे ये को भी जी हाँ, इसका भी एक अभाव रहता है जीवन में अच्छे दोस्तों का। दोस्तों ये हर किसी को नहीं मिलते हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो दोस्तों का होता है। जी हाँ, तो जिसे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं समझो कि वो बहुत खुशनसीब है। तो इस मामले में भी आप खुशनसीब रही। बिल्कुल। तो जी कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, जो मेरी कुछ फ्रेंड्स सहेलियां रही हैं तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, क्योंकि वो देहरादून से एमए कर रही थी, तो कि कुछ फॉर्म निकले हैं लॉ के, तो आप भर दीजिए कि प्रतिमा तुम भर दो। तो वही मेरे लिए फॉर्म लेके आई, मैंने भरा। उस वक्त टेस्ट होते थे, तो मैंने पूरे डाक पत्थर में अकेले ही टेस्ट क्वालिफाई किया था। एडमिशन का जो प्रवेश का एग्जाम होता है, एंट्रेंस अरे, टेस्ट होता था एंट्रेंस एग्जाम होता कॉलेज है। में। जी हाँ, तो उस वक्त मैंने अकेले पूरे डाक पत्थर में उस समय भी काफी टेस्ट चर्चा qualify हुई होगी किया। आपकी। जी हाँ, वो उस टाइम पेपर में निकाला तो फादर इतने खुश हो गए कि अरे मतलब हमारी बेटी ने लॉ में नंबर आ गया है। मतलब हमारा जो भारतीय समाज है उसमें महिलाओं को शुरू से ही जी हाँ, एक तरह से पुरुषों से नीचे ही माना जाता है, जी देखा गया है। लेकिन जब आप जैसी महिलाएं, आप जैसी युवतियां इस तरह से आगे निकलती हैं तो खुशी भी बड़ी दुगनी तिगुनी बढ़ जाती है। तो मेरे साथ जितनी, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ की महिलाएं हैं, छोटी हैं, मेरी बहनें जो बड़ी हैं, तो वो भी इस क्षेत्र में, क्या जिस क्षेत्र में उनको पसंद है उस क्षेत्र में आगे बढ़े, अपना कदम अपनी जो है वो क्षमता के अनुसार जिस भी आगे- क्षेत्र में वो जाना चाहे आगे बढ़ें। आगे पढ़ना बढ़ें। लिखना वो छोड़ें ना। बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, देखिए कितनी बड़ी बात है बहुत ज़रूरी है। कि हमारे जीवन में शिक्षा का इतना महत्व है, जिसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। कम है वो। तो फिर तब से मैंने लॉ किया। लॉ कंप्लीट करने के बाद में मैंने एज ए एमकॉम भी किया है मैंने। अच्छा, एमकॉम भी किया साथ जी में? हाँ, एमकॉम, क्योंकि पढ़ने का शौक है मेरे को। तो फिर मैं इस फील्ड में प्रैक्टिस में आई हूँ, और प्रैक्टिस में आने के बाद मैंने केवल 3 साल, 2.5-3 साल मैंने एज ए जूनियरशिप करी है। उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट 2013 से मैं इंडिपेंडेंट काम कर रही हूँ। 13 से 2020 करीब 7 साल से आप अकेले अपने माने बिल्कुल स्थापित होकर आप कार्य कर रही हैं। केवल 2.5 साल आपने जूनियरशिप की। जूनियरशिप का तजुर्बा थोड़ा सा बताइए आप। जूनियरशिप में ऐसा हुआ कि जूनियरशिप में ऐसा हुआ कि आपको सीखना तो पड़ेगा। किसी को कहने का मतलब है कि आपको गुरु जरूर है, माने गुरु कोई का हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा आपको, कहने का मतलब हाथ ये पकड़ है। के कोई, लेकिन एक अपने जीवन में एक बात ही उतार लीजिए, हर चीज का अपने अपने जीवन में महत्व होता है। आपको गुरु भी बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा ना, एक गुरु, एक मार्गदर्शक की जरूरत हमें सदैव रहती है। सिखाता तो कोई किसी को नहीं है। आप चाहोगे कि वो मुझे ABCD करके मतलब सब सिखाए, कुछ बता दें आपको ऐसे तो वो ऐसे कोई नहीं सिखाता। साधारण तो तरीके आप से में एक ललक होनी चाहिए, सीखने की। सीखने की मेहनत होनी चाहिए, और एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, आप जो अपना होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो होना चाहिए। एक उतार चढ़ाव तो जीवन में आएंगे, आपको डिमोटिवेट करने वाले भी लोग मिलेंगे और मोटिवेट करने वाले भी लोग मिलेंगे। तो आपको जो पता चलता रहता है कि मुझे करना क्या है, फिर आप सीधे सीधे वो ही मतलब एक कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हैं हर काम। तो एक महिला होने के नाते लॉ के क्षेत्र में कठिनाइयों का आपको कितना सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो मैं लड़की हूँ, ऊपर से प्रेशर ये भी आता था कि शादी कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि मेरी मदर का बहुत वो रहा है। फिर मैं काम में, जैसे मैंने 2.5 साल प्रैक्टिस कंप्लीट करी, मैं इस क्षेत्र में आई हूँ, तो प्रैक्टिकली बहुत बर्डन बढ़ जाता है क्लाइंट्स का, और कि आप हमारा काम करिए, क्योंकि आपको 10 से 5 तो ड्यूटी देनी ही पड़ेगी, और मेंटली फिजिकली आपको दोनों अपडेट रहना पड़ेगा इस क्षेत्र के लिए। तो लॉ का क्षेत्र ऐसा है जिसमें 24/7 काम करना है आपको। पढ़ना है, रूलिंग पढ़नी है, अपडेट्स पढ़ने हैं, क्लाइंट्स को स्टडी करना है, फाइल्स को स्टडी करना है, और आपके अगेंस्ट जो एडवोकेट खड़ा है एक तरह से उसके साथ आपको प्रतिस्पर्धा करनी होती है। क्योंकि मुझे लगता है बहुत टफ फील्ड है। बिल्कुल बहुत टफ फील्ड है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो खास तौर पे लड़कियों के लिए तो बहुत टफ अच्छा, फील्ड ये है। विकास नगर तहसील में ऐसे मोटा मोटी अगर हम कहें तो 300-350 अधिवक्ता पंजीकृत यहाँ पर हैं। उसमें से महिलाओं का जो हिस्सा है वो कितना? हमारे यहाँ 350 में महिलाओं की तादाद लगा सकते हैं आप। 15 से 20 महिलाएं 15 से होंगी, 20 महिला अधिवक्ता हैं, जिसमें कुछ जूनियर भी होंगी। जूनियर भी हैं, सीनियर कम ही मिलेंगे आपको। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि महिला अधिवक्ताओं की संख्या काफ़ी कम है। काफ़ी कम है, और रेगुलरिटी में तो बहुत कम है।
नियमित रूप से जो लोग काम कर रहे काम करते हैं हैं उनमें बहुत कम है, क्योंकि कुछ की शादी हो जाती है, कुछ फैमिली में एडजस्ट है, नहीं आ पाती हैं तो प्रॉपर्ली, और आज के टाइम में तो लॉकडाउन में इतनी स्थिति खराब है तो फिर। हाँ, लॉकडाउन के बारे, चलिए लॉकडाउन की चर्चा चल पड़ी तो थोड़ा सा आप ये बताइए, आपने कितना इसको काम कितना सफ़र हुआ आपका? बहुत ज़्यादा, क्योंकि डाउन इतना हो चुका है कि सबसे ज़्यादा गाज मैं कहूँगी जो कोरोना काल में वो वकीलों पे गिरी है, क्योंकि हर चीज़ खुल गई है लेकिन वही है कोरोना काल में कोर्ट में इतना प्रॉपर्ली काम नहीं हो पा रहा है। आज के टाइम में मैं अभी जस्ट बैठी थी तो मेरे पास एक मुकदमा ऐसी आया, लड़की सामने शादी हुई है उसकी, और वो इतना परेशान है, उसके साथ इतनी मारपीट की गई है, परंतु फिर वो किस पे जाए ना, और वो अपनी जो दुख दर्द होता है एक खुल के नहीं आ पाती लेडीज सामने, तो ऐसे भी मामले आते हैं। अगर स्थिति सामान्य होती तो वो उसकी अच्छे से हेल्प हो पाती। और आज के टाइम में प्रॉपर्ली कोर्ट में कोई ना कोई संक्रमित ऐसा निकल पड़ा है तो वो लड़कियां इतनी परेशान हैं घरेलू हिंसा से, जिनके साथ लड़ाई झगड़ा और मतलब बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए थोड़ा दुखदाई है। कोरोना काल में क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप एक महिला हैं और महिला क्लाइंट्स आपके पास आती होंगी, उनकी व्यथा को, उनके दुख को देख के कैसा लगता है आप? मुझे जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिव पर्सन हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा सा लगा काम करना भी, लोगों से मिलना, क्योंकि मुझे सेवा करने का मौका मिला। ऐसा नहीं था हर सीधे देखा जाए तो वकालत एक सेवा का ही केस, लोगों को न्याय दिलाना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप मेहनत ईमानदारी से अपने क्लाइंट के केस को डील करती हैं, हैंडल करती हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये एक खराब बात है। हाँ, प्रतिस्पर्धा है और पक्ष विपक्ष दोनों के अधिवक्ता जो हैं अपने अपने मुवक्किल को, अपने अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने की बात करते हैं। वो माननीय न्यायालय का, माननीय जज साहब का निर्णय होता है, विवेक होता है कि वो फैसला किस पक्ष में करते हैं। लेकिन वकील को अपनी पूरी मेहनत देनी होती है, अपना पूरा अटेंशन देना होता है क्लाइंट। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्लाइंट को समझने में कभी कभी ऐसा लगता है कि दिक्कत आ रही है, या जितना आप समझते हैं उतना वो नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है। कैसे इस चीज़ को देखते हैं? मैं कहूँगी क्लाइंट को समझना। देखिए, क्लाइंट क्या होता है ना कि अननोन पर्सन है, कानून को उसको अनभिज्ञ है, कानून की से जानकारी नहीं है, तो वो अगर मैं उससे मैं ही अगर रूडली बात करूंगी तो वो सही नहीं है। पहले मुझे उसकी पूरी तसल्ली से बात सुननी पड़ेगी, तभी जाके आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सारे ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारे बड़े अधिवक्ता या छोटे, उसमें कह लीजिए उस व्यक्ति की बात को बहुत खुले तौर से सुनना या वो कहने में भी असमर्थता उसको लगती है। और जैसा कि आपने कहा कि जब तक हम उसे पूरी तरह से सुनेंगे नहीं, उसको समझ पाना, उसके विषय को समझ पाना कठिन होगा। क्योंकि हमें मुवक्किल की बातों को बहुत तसल्ली पूर्वक सुननी पड़ेगी, तभी हम उसकी बातें न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। उसको न्याय दिलाने में आसानी होगी हमें। अगर हम उसकी बातें ही नहीं सुन पाएंगे तसल्ली से, वो कहना क्या चाहता है, तो मैं उसे न्याय दिलाने में शायद निपुण रहूँगी। अच्छा, आप तो जैसे आप अधिवक्ता हैं और कमाऊ बेटी हैं, घर में अपनी मम्मी का कितना सहयोग करती हैं अभी भी? वैसे मैं बताऊं तो मैं बहुत सहयोग करती हूँ घरेलू कार्यों में। घरेलू कार्यों में, हाँ, मैं इसमें थोड़ा मैं अपने आप को थोड़ी तारीफ करना चाहूंगी कि मैं घरेलू लड़की भी हूँ। मैं घर में जाती तो मैं यहाँ की सारी बातें भूल जाती हूँ। आप घर में पूरा सहयोग करती हैं अपनी माता जी के साथ? बिल्कुल, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ा सा ओल्ड एज हो गई हैं, तो अब जो मेरी भाई की फैमिली है वो बाहर रहती हैं, तो इसीलिए करना पड़ता है, क्योंकि लड़कियां अच्छा मेरे को एंजॉय लगता है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं घर के काम क्यों करूँ? मेरे को टाइम मैनेज, अपना घर गए और बना बनाया खाया और अपनी फाइल लेके बैठ गए, जैसे लड़के बहुत से ऐसे करते हैं। है आपका कि आपको इतने से इतना ये काम करना है, आप लेकिन ज़्यादातर लड़कों की जो मानसिकता है वो तो ये होती है कि अरे हम तो फलाने बन गए, ढिमकाने बन गए, अब घर गए तो बड़े रौब से सेवाएं लेते हैं बजाय अपनी सेवाएं देने की। ये गलत है, क्योंकि ह्यूमंस नेचर है, एक लड़की का ह्यूमंस नेचर अपना आप ही होता है कि वो घर जाएंगी तो घरेलू हो जाएंगी और बाहर जाएंगी तो वो एक एजुकेटेड महिला है, कार्यरत महिला है। वो अपना काम महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगी बहुत बेहतर करना जानती हैं। अच्छा, एक मैं और चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। महिलाओं को प्रकृति ने भी पुरुषों से काफ़ी अलग रखा है। महीने दर महीने उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस मुश्किलात के बावजूद
पर डे, एवरी डे, हर रोज़ आप कैसे अपना काम परफॉर्म कर पाती हैं? और मैं इसलिए भी ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, देखिए आप मुझे भैया कहती हैं तो मैं समझता हूँ आप बुरा नहीं मानेंगे इस बात का, अन्यथा ना लेते हुए। बहुत सारे महिलाओं के, अब युवतियों के दिमाग में ये रहता होगा कि अरे बहुत कठिन दिन है, बहुत कठिन दिन है, दुनिया भर के हम विज्ञापन देखते हैं और ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आप कैसे उसको? देखिए, एक ये तो प्रकृति का दिया हाँ, हुआ एक प्रकृति की नियम देन है, प्रकृति की देन है। वो साइड आजकल हमारा जो आपके काम में उस मुश्किल नहीं, का कोई- कितना इफेक्ट पड़ता है? कोई इफेक्ट नहीं है। कोई इफेक्ट नहीं। कोई इफेक्ट तो नहीं। मुझे और लगता मैं है आपको एक चीज़ ये कि बताऊं, ये बात सुन के अन्य महिलाओं को, युवतियों को एक संदेश जाना चाहिए बिल्कुल। कि अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं और ईमानदारी से, मेहनत से आप लगी हैं, तो ये छोटी मोटी मुश्किलात, अब देखिए प्रकृति ने जोड़ा है बिल्कुल तो उसका क्या इलाज है? बिल्कुल। और ये जो जीवन में बहुत जरूरी जो है। साधन और आपके हाथ में है उनके साथ आपको सहयोग उनका लेते हुए अपने काम में आप लगे रहें। बिल्कुल, और ये तो प्रकृति का नियम है, और ये तो एक जीवन का हाँ, पार्ट है देखिए हमारा। पुरुष को पुरुष बनाया है, महिला को महिला बनाया, इसमें दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो प्रकृति ने बनाया है, अब देखिए शिशु का जन्म महिला के द्वारा होता है, पुरुष के द्वारा नहीं है, सहयोग उसका भी है। इसमें आप पुरुष या महिला दोनों क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर कहने सकते के लिए ये बड़ी बात है कि नहीं? ये बड़ी बात है, लेकिन ऐसा ये अगर हम इन चीजों को देखेंगे, क्योंकि हाँ। आज के टाइम में हमारा समाज बहुत आगे जा बहुत चुका है, आगे जा, उसमें बहुत आगे जा चुका है। तो ये इसके इन मतलब सब कि मैं चीजों आपको को- इस चीज जी। के लिए बता दूं, मैं इसी एक एनजीओ का मेरे पास एक प्रस्ताव आया था इसी चीज से जुड़ा हुआ। जी जी वो जी। कुछ ऐसे ही सैनिटरी पैड के हाँ, कुछ कार्य कर रही थी, उसमें- तो उनका मेरे पे एक प्रस्ताव आया था, तो मैं उनसे जुड़ूंगी। और मैं मेरी बिल्कुल, कुछ अपनी मैं जो- आपसे जी हाँ। विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि आप जुड़िए और ये संदेश आपके माध्यम से और युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए जाना चाहिए जाना चाहिए। कि ये छोटी मोटी मुश्किलों को किनारे रख के वो अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़े। हैं। क्योंकि मैंने कुछ अपनी जो मेरी को फ्रेंड्स हैं, जो मेरे हाँ जी, फ्रेंड्स हैं जी। वकालत में, मैंने उनसे भी डिस्कस किया है। और मैंने ये सोचा है कि जो ग्रामीण है वहाँ जाके हम ज़्यादा एजुकेटेड करें, उनको वर्क दें, क्योंकि लॉकडाउन उनको में जागरूक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको थोड़ा वर्क भी मिलेगा और वो एजुकेटेड भी होंगे और वो खुल के थोड़ा सामने आएंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी अभी भी बैकवर्ड गांव है हमारे यहाँ। तो इस बात को लेकर वो नहीं काम कर पाती हैं, नहीं निकल पाती हैं घर से। तो मेरा मानना ये है कि अगर मैं इस संस्था से जुड़ती हूँ, अभी मेरे पास जी, बात जी, ही जी। हुई है मेरे से, हाँ जी, हाँ जी। मैं जुड़ती हूँ तो मैं आगे और महिलाओं को जोड़ूँ। चलिए, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप इस संस्था से जुड़ें और इस क्षेत्र में आप काम करें और महिलाओं को जागरूक करें। एक बात ये बताइए, आप अपनी गृहस्थी के बारे में आप क्या सोचती हैं? अभी एक्चुअली मेरे पे बहुत ज़्यादा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर की, तो इसीलिए अभी मैं तो काफ़ी हल्की हुई होगी पिछले 7-8 सालों में, जब से आप इस क्षेत्र में आई तो हैं। मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं है। अब अच्छा, आर्थिक स्थिति अब ठीक हो गई है। ठीक है, मतलब वो चलता है, वो तो अप डाउन हाँ, थोड़ा बहुत है, सबके कोरोना साथ काल है, में सबके साथ है, सबके साथ। वो है। लेकिन अगर हम सैड हो जाएंगे तो वो निमट नहीं सकता ना चीजें। हाँ, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। मेरा मैसेज यही है कि हैप्पी रहें आप और अपनी लाइफ को खुश happy रहें चलाएं। और अपने जीवन में प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ते रहें। अप डाउन होते ही चीजें, तो इग्नोर मार के आप आगे चलिए, बढ़िए। तो आपके हिसाब से स्थिति सामान्य होने पर इस क्षेत्र में आप विचार करेंगी? विचार करूंगी, मैं क्यों नहीं आई तो। अच्छा, आपके माता पिता का तो अक्सर बातचीत होती होगी इस संबंध में? हाँ, होती है, लेकिन उनको पता है, क्योंकि वो मेरे मदर फादर है, तो ऐसा कभी उन्होंने मेरे को डीमोटिवेट नहीं किया, कभी प्रेशराइज नहीं किया। तभी शायद मैं इस पद पर हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी, आप देखते होंगे कि मैं कभी गैप नहीं करती, मैं रेगुलर वाली जी रहती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं ये अक्सर ये बात सुनने में आती है कि एडवोकेट प्रतिमा ऐसी एडवोकेट हैं, ऐसी महिलाएं, ऐसी होती हैं कि वो कभी अपने काम के प्रति ना तो लापरवाही बरतती हैं, ना वो कभी अनुपस्थित रहती हैं। रेगुलरिटी जो है आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है, ऐसा कहना चाहिए, मुझे लगता है। तो कभी ऐसा लगता नहीं आपको कि चलो छोड़ो यार, 2-4 दिन? नहीं, क्योंकि क्लाइंट के लिए फेथ है। किसी का कॉल आ गया, कोई परेशान है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो तो हमने निकालना है। हाँ, देखिए, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है इसमें बहुत परेशान होने के बाद व्यक्ति आता है। जी हाँ, सहायता के समाज लिए। सेवा भी है। अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, कहाँ जाएगा? अगर उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा अच्छा, हुआ है। एक चीज़ बताइए, तरह तरह के क्लाइंट आते हैं, उसमें हर जिस तरह के अलग अलग क्लाइंट हैं उनकी स्थिति भी अलग अलग होती है। जैसे बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, इसी तरह आर्थिक स्थिति भी सबकी अलग अलग है। तो कम आर्थिक स्थिति वाले लोगों के क्लाइंट्स की आप किस तरह से और उनकी आर्थिक सहायता से जुड़ी सहायता भी कर पाती हैं?
मैं एक समाज सेवक की तरह भी काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बिल्कुल गरीब आ कोई गया कोई गरीब क्लाइंट आपके पास जी आया हाँ, और कि मैं उसके और पास आपकी पैसे नहीं फीस है, फीस देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, मैं वैसे ही कर देती हूँ उसका तो उसका काम करते जी हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं 100-200 के लिए उसको वेट कराऊंगी या मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी, ऐसा नहीं, क्योंकि एक समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ हमारा एक व्यवसाय है ये। तो वकीलों का अगर ये मैसेज आएगा कि अरे नहीं वो ऐसा है, कुछ लोगों के मन में ये एक धारणा बनी हुई है कि अरे नहीं वकील साहब तो लूट लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटी फीस लेते हैं। ऐसा नहीं, हर स्तर का वकील मिलेगा आपको यहाँ पर, निम्न स्तर, उच्च स्तर, हर स्तर का वकील है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई पीड़ित व्यक्ति आया है, कोई पीड़ित महिला है, तो उसको न्याय दिलाना, उसका काम करना हमारा कर्तव्य है। क्या बात है। तो मुझे लगता है ये अन्य अधिवक्ता भाई बहन जो सुन रहे होंगे वो थोड़ा सा उन्हें ये संदेश जाएगा कि कम आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति की, परेशान व्यक्ति की वो सहायता कर दें। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए तो ख़ास तौर से ये एक तरह से ज़रूरत है। तो आप तो अधिवक्ता बन गई, अन्य महिलाएं जो हैं अभी भी हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि ये महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने वाली बात कही जाती है। मैं ये पूछता हूँ कि महिला आखिर पुरुष के बराबर क्यों आना चाहती है, वो उससे आगे क्यों नहीं निकलना चाहती? ये क्यों मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि उसे पुरुष के कंधे से कंधा मिलाना है? क्या ज़रूरत है कंधे से कंधा मिलाने का? आप आगे निकल जाओ, आप उससे ऊंची हो जाओ। आज के टाइम में मैं आपको ये बता दूं कि महिलाएं पुरुषों से कई गुना जी 4 गुना बहुत आगे होती है। आज महिला जो है डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, जज है, प्रोफेसर है और पायलट है, तो क्या नहीं है महिला, क्या नहीं है। लेकिन ये मानसिकता कब जाके खत्म होगी कि हमें पुरुषों के बराबर होना है, इससे कंधे से कंधा मिलाना है? पुरुष से ही बराबरी क्यों करनी है? प्रकृति ने आपको महिला बनाया है, सारे संसाधन आपके लिए भी हैं। अब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, आपके माता पिता विवाह कर देना चाहते थे, बावजूद इसके आज करीब 10 साल से आप इस फील्ड में हैं, स्थापित हैं, और आर्थिक स्थिति में आपकी सहयोग आपने किया, अपने परिवार के, अपने माता पिता को आपने बहुत सारा सम्मान दिया, गर्व दिया, खुशी दी। ये कितनी बड़ी बात है कि एक क्षेत्र विशेष में हमारी पुत्री का नाम हो जाए। ये कितनी बड़ी बात है कि एक क्षेत्र, आपके आसपास कितनी महिलाएं हैं जो अधिवक्ता हैं? मेरे आसपास 8-10 महिलाएं हैं। तो देखिए ये 8-10 लोगों में आपका नाम शुमार हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमें पुरुषों से बराबरी नहीं करनी है, हमें हाँ, एक ये मैं पूछना चाहता हूँ स्पष्ट, हमें अब पुरुषों से बराबरी नहीं करनी है, हमें आगे निकलना है। हाँ, पुरुषों से आगे निकलना है, आगे निकलना आप आगे निकलिए। बिल्कुल। मैं एक कंपटीशन तो वहाँ होता है ना कि जहाँ मेरा प्रतिद्वंदी खड़ा है लड़ने के लिए, मेरे प्रतिद्वंदी लड़का नहीं है, पुरुष नहीं है कि मैं उससे लड़ूंगी, मुझे आगे अपने लिए निकलना है। अब देखिए ये अधिवक्ता का फील्ड है आपका, अभी आपको मालूम नहीं है कि जो आपके अगेंस्ट में है वो कौन है, वो बड़ा लॉयर है, छोटा लॉयर है, महिला है, पुरुष है, आपको तो नहीं मालूम है। लेकिन अगर वो आपके समक्ष आ गया तो आप क्या सोच के फाइट करते हो कि आपको उसके बराबर होना है? आप तो यही सोचोगे कि अरे मुझे जीतना है, मुझे अपने मुवक्किल को न्याय दिलाना है। मैं आपको बता दूं कि मैं मल्टी टैलेंट ही कह लो, मैं ऑल ओवर रेवेन्यू, क्रिमिनल, सिविल, अच्छा, आप सब तरह के काम, दीवानी फौजदारी मामलों के बारे में, दोनों तरह का काम संबंधित, घरेलू इंसाफ, पारिवारिक न्यायालय में ऐसे सभी काम देखती हूँ। और मैं अपने जीवन का मैं बताऊं, जब मैं इंडिपेंडेंट हुई तो काफ़ी प्रॉब्लम भी आई हैं, क्योंकि सीनियर नहीं कोई ऐसे थे कि भाई बहुत जल्द मैंने अपना काम इंडिपेंडेंट किया, 0 से शुरू किया। मैं पहला मुकदमा सिविल का एक बहुत बड़े लॉयर से, जो यहाँ नामी है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं अपर जिला जज विकास नगर से मैं वो मुकदमा जीती हूँ। क्या बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्मान की बात है, खुशी की बात है। जबकि मुझे बहस करने में बहुत हिचक हो रही थी कि मैं वो इतने बड़े लॉयर। अच्छा, उस समय आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र पे नहीं, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मेरी होगी 27। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है, माफ़ कीजिए, उम्र महिलाओं से पूछना नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने वर्तमान की नहीं पूछी। और उस समय एक 27 साल की एक महिला अधिवक्ता ने अपने अगेंस्ट एक सीनियर लॉयर के साथ बहस करके उस केस को अपने फेवर में लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं केवल इस संदेश को अन्य महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए सकारात्मक रूप से जाए, मैंने केवल इसलिए आपकी उम्र का वहाँ पर जिक्र किया। इसको अन्यथा ना ले अन्य भाई बहन भी। तो अच्छा, उस समय कैसा लगा आपको?
मुझे बहुत, मैं बहस नहीं करना बहुत प्राउड फील हुआ होगा एक तो यही कि तब की मेरे जो प्रतिद्वंदी लॉयर थे उन्होंने खुद कहा कि नहीं प्रतिमा आपने बहुत अच्छी बहस करी है। क्या बात। तो मुझे खुद को भी बहुत सीनियर लॉयर से जब तो ऐसी तारीफ मिलती है तब बहुत अच्छा लगता है कि आपने सचमुच मेहनत की, काम किया। हम न्यायालय के अंदर हैं, बाहर नहीं है। बाहर तो हम एक भाई बिल्कुल बिल्कुल, बाहर एक दोस्त है, बिल्कुल जो भी है, जो प्रतिस्पर्धा जो है वो अंदर होता है, कोर्ट रूम में होता है। वो मेरे फेवर में जजमेंट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। ठीक है, मेहनत रंग लाई। चलिए, आप अपने इस क्षेत्र से, अपने इस फील्ड से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट, खुश हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपने काम से खुशी है, आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, क्योंकि हमारे फील्ड में मैं आपको ये बता दूं कि वकालत करना और पैसे कमाना ये हमारा एक अपना निर्णय, मतलब व्यू नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इस क्षेत्र में आने के बाद, जो आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो देखिए, जब हम वकालत में आते हैं, क्योंकि मैं ऐसे सोच के नहीं आई थी, जो सही बात है कि मैं वकालत में हूँ, मैंने भी फॉर्म भरा, आई, मैं प्रैक्टिस करी, मुझे इंटरेस्ट आया। पहली बात तो मेरे को एक अच्छा लगा कि ये बहुत बड़ी बात है, अपने काम में इंटरेस्ट आना। कहा भी गया है कि जिस काम में इंटरेस्ट ना है, रुचि ना हो, उस काम को करना ही नहीं चाहिए। हाँ, और मैं बता दूं, जूनियरशिप में हमें इतना ऐसा पैसा नहीं मिलता था कि आपको थोड़ा पैसे मिले, और ऐसा नहीं मिलता था। और मेरे को इंटरेस्ट आया, फिर धीरे धीरे छोटा मोटा काम आता था, 50-100 रुपये मिलते थे जी। तो उस हिसाब से मतलब खुशी भी होती थी कि नहीं, आज हमने थोड़ा मेहनत करी है, भागे दौड़े हैं पूरे दिन, तो ये इतने पैसे मिले हैं। और मेरा ये उद्देश्य होना चाहिए कि वकालत में आपका, क्योंकि नई जनरेशन क्या कर रही है, आ रही है वो, और कि नहीं पैसा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं, आपको मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी। और गरीब भी आएगा, अमीर भी आएगा, तो आप फीस का लेवल ऐसा रखें कि वो उसको उठा सके। चलिए, एक आखिरी प्रश्न मैं और पूछना चाहूँगा। आप महिला हैं, महिला अधिवक्ता हैं, और महिलाओं के प्रति जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, एक तरह से कहा जाए, उसको आप कैसे देखती हैं, और आपका सुझाव क्या है, खास तौर से महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार के उसमें, कि ये कैसे, यदि आप कानून आपने पढ़ा है, अच्छे से आप जानती हैं, तकनीकी जानकारियाँ आपके पास हैं, तो ये क्यों ये ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है? क्यों ये इस तरह के अपराध कम नहीं हो रहे हैं, घट नहीं रहे हैं? मैं तो कहता हूँ, क्यों ये अपराध बंद नहीं हो रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें हमारी थोड़ी न्यायपालिका भी कह सकते हैं, हमारा समाज भी है, क्योंकि कुछ अभी लेटेस्ट ही है। देखिए, अभी 2 घटनाएं अभी हमने पीछे कुछ चंद रोज में 2 घटनाओं का मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब आती हैं तो हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं अपनी बहू बेटियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए। तो वही लोग जो कुछ समाज में अनैतिक लोग बैठे हैं ना, तो वो लड़कियों को कहीं ना कहीं अपनी मतलब जानवर जैसा उनके साथ सलूक करना चाहते हैं। उनकी जो निगाहें हैं वो जानवरों जैसी हैं। तो जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, हम लोग हैं, तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे समाज के लोग हैं, अनैतिक लोग हैं, कि जो आगे नहीं बढ़ना देते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है, कहा जाता है, सुना जाता है कि ठोस सबूत न होने के कारण अपराधी छोड़ जाते हैं, फिर वो अपराध को दोबारा से रिपीट करते हैं, कुछ और लोग अपराध में जुड़ जाते हैं। ये सब चीज़ें जब तक चलती रहेंगी, ये महिलाओं के प्रति अपराध कैसे खत्म? ये कहीं ना कहीं वही मैंने आपको बताया कि समाज हमारा, कुछ न्यायपालिका, क्योंकि हम सबको मिलकर एकजुट होकर हमें इस की भी लड़ाई करनी पड़ेगी। घर की बेसिक बुनियाद से लेके हमें अपने संस्थानों के स्तर तक, हर स्तर पर प्रयास करना होगा कि एक व्यक्तिगत रूप से भूमिका निभानी होगी और संस्थागत रूप से भूमिका निभानी होगी, कि हम सब समाज को आगे ले जाने में सहयोग दें, ना कि अपराध के कारित करने में, समाज को पीछे ले जाने में, किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने में। जी हाँ, हमें गांव-गांव ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा, हर शहर गांव-गांव, क्योंकि अभी भी बैकवर्ड है गांव कुछ, जो बच्चों को बाहर आना जाना थोड़ा सा पाबंदी है वहाँ पर। तो हमें एकजुटता होकर ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा। जैसे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इस यूट्यूब के चैनल से आप मैसेज देंगे कि नहीं, कुछ महिलाएं आगे हैं, पुरुष भी आगे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस विषय पे भी हमें काम करना पड़ेगा कि ऐसा आपराधिक घिनौना अपराध ना हो। चलिए, मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।
थैंक यू।